वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो अपने नेक्स्ट 2 पार्ट को ख़त्म करने के लिए आई एम बैक। आज हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद बस आपका वन ऑफ द चैप्टर बचा है विच इज़ आवर इन्वायरमेंट, वो भी कल ख़त्म हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आपको बहुत हैप्पीली बता रही हूँ कि हमारा with the help of a unique technique I am going to upload a revision series जिसमें आपको हर एक चैप्टर की रिवीजन विदिन 15 to 20 मिनट्स में मिल जाएगी। और ये रिवीजन सीरीज़ इतना वंडरफुल है कि आपको एनसीईआरटी की सारे टॉपिक एकदम चुटकियों में समझ आ जाएंगे। एकदम आप वीडियो देखोगे और वीडियो विल बी इंडेड। ऐसा वीडियो, इतना मजा आएगा वीडियो में। एक बार देख के देखो तो उस वीडियो को, और साथ ही साथ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है ना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या फोर्स लगता है किसी भी एक कंडक्टर पे जो करंट कैरी करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में? तो वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये चीज़ पढ़ा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने आसपास क्या करता है, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। ये चीज़ तुमने पढ़ा। द फील्ड्स ऑफ प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स और अ मैग्नेट प्लेस्ड इन अ विcinity ऑफ द कंडक्टर। ये चीज़ तो तुम्हें पता है कि अगर मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी मैग्नेट को अगर तुम प्लेस्ड कर दो तो वो मैग्नेट, मान लो ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने कोई एक मैग्नेट प्लेस कर दिया तो वो मैग्नेट क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्वियसली करेगा एक फोर्स एक्सपीरियंस। वही चीज़ बोल रहा है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके आसपास अगर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है और वहाँ पे कोई भी एक मैग्नेट को जाके आपने अगर प्लेस्ड कर दिया तो वो मैग्नेट क्या करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, दैट मैग्नेट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। तो द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर सजेस्ट दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। बोल क्या रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस की गई वो फील्ड भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा कोई भी मैग्नेट जो उसके आसपास प्लेस्ड होगा। और सिर्फ इस मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ उसी के कारण इस मैग्नेट पे फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो भी इक्वल एंड अपोजिट। द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट तुमने, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है उसके द्वारा एक मैग्नेट पे फोर्स आया। पहला तो द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द दूसरा फोर्स विच इज ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, या आई से डिनोट कर दो करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट विल बी द एफ नेट फोर्स ऑन दैट मैग्नेट। जो मैग्नेट यहाँ पे दिख रहा है उस मैग्नेट को जब तुमने बाहर से लाके प्लेस किया उस एरिया पे, वो मैग्नेट दो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस की गई और दूसरा उस करंट के द्वारा। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स जनरेटेड एंड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है उसकी वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। The displacement of the rod in the above activity suggests that the force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field। इस एक्टिविटी में क्या किया गया, ध्यान से देखना, इस एक्टिविटी में समझ आएगी। इस एक्टिविटी में देखो मैग्नेट प्लेस की गई है बाहर से और वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपना तो मैग्नेट प्लेस किया ही होगा, अपना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया ही होगा। तो इस वाले फिगर को ध्यान से देखो। इस वाले फिगर में ये हो गया बैटरी, यहाँ से करंट ट्रैवल करना स्टार्ट किया, यहाँ से करंट गया, फिर ये यहाँ से करंट पास्ड हुआ, फिर देन करंट विल बी पास थ्रू फ्रॉम दिस देन दिस, और इन दिस वे करंट ट्रैवल कर रहा है। इसके बीच में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट हमने प्लेस्ड किया, क्या मैग्नेट, और ये है वो एक्सटर्नल मैग्नेट। अब क्या ये जो वायर है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तो परफेक्टली जनरेट कर रहा होगा। अब निकालो कैसे, देखो अब निकालते हैं हम लोग ने इसको और क्लियरली समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो करंट है वो अपवर्ड साइड जा रहा है। जब अपवर्ड साइड जा रहा है तो थंब उस डायरेक्शन पे रखो, बाकी फिंगर को रोल डाउन करो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर से बाहर निकलती है, अंदर जाके बाहर निकल रही है इन दिस वे, ठीक है। तो वही चीज़ करके देखो यहाँ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, तो क्या होगा, उस रॉड का डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो इन द above activity suggests that a force is exerted on current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. जब उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है विच इज, देखो इधर से घुस रही है, इधर से वो इंटर कर रही है, और इंटर कहाँ से करती है, साउथ पोल से. दैट्स वाई क्या हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे एक मैग्नेट क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड हुआ उस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण वो फील्ड. और वो फील्ड कैसे चल रही है, अंदर जा रही है, मीन्स वो वाला नॉट क्या है, साउथ पॉइंट है, ये वाला नॉट साउथ पॉइंट है क्योंकि अंदर जा रही है यहाँ से फील्ड, और बाहर से निकल रही है, दैट मीन्स हियर इज द नॉट पॉइंट. तो ये साउथ पॉइंट है, ये नॉर्थ पॉइंट है, मतलब फील्ड ऐसे चल रही है. और यही फील्ड के चलने के कारण हमने एक मैग्नेट अलग से प्लेस किया विच इज़ दिस रॉड. वो एक रॉड है. मुझे लगा कि ये मैग्नेट एक्सटर्नल है, बट नो, ये इसने समझाने के लिए ड्रॉ किया है कि साउथ और नॉर्थ पोल ऐसा बन रहा है. दैट्स वाई दिस इज द मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस बाय द वायर. ये मैग्नेटिक फील्ड है जो उस वायर के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है. ठीक है, उसके बाद एक रॉड उसमें प्लेस किया गया. ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट. मान लो अभी करंट ऐसे चल रहा है, तो जो उस पे डिफ्लेक्शन आ रही है उस रॉड पे, वो चेंज हो जाता है जब करंट की डायरेक्शन भी बदल दी जाती है. मीन्स मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव पहले इधर साइड था और मैंने पॉजिटिव यहाँ कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया, तो पहले ऐसा डायरेक्शन था करंट का, अब ऐसा हो गया. तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने से रॉड का डायरेक्शन मूवमेंट का चेंज हुआ. इसीलिए जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड का, बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल ऑफ द मैग्नेट, इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रॉड गेट रिवर्स. वही करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होगा, जिसके कारण जिधर नॉर्थ था अब वो साउथ हो जाएगा, और जिधर साउथ था अब वो नॉर्थ हो जाएगा, और जिसके कारण मूवमेंट जो है वो रॉड का वो भी चेंज हो जाएगा. तो इट शोज दैट जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है करंट कंडक्टर का, फोर्स की डायरेक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि वो जो रॉड है वो कैसे हिल रहा है, फोर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है. ये चीज़ मैंने तुम्हें ऊपर लिखाई थी कि ये जो फोर्स है ये दोनों चीज़ पर डिपेंड करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है. इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी किस चीज़ से पता करेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से. और यहीं से हमें सीखने का कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, सिखाऊंगी, चलो पढ़ लेते हैं पहले. अच्छा, पहले सीख लो. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तुम अपना लेफ्ट हैंड लो और जिस तरह से ये प्लेस्ड किया है उस तरह से अपने थंब को रखो स्ट्रेट, मतलब फैला के बिना कुछ हिलाए. ठीक है, और अपने मतलब थंब हो गया, मिडिल फिंगर को आप क्या करो 90 डिग्री पे प्लेस करो टू द फर्स्ट फिंगर. पहला फिंगर के जो फील्ड को डोनेट कर रहा है, यहाँ जो फील्ड को डोनेट कर रहा है उसके 90 डिग्री पे प्लेस करो करंट को, विच इज़ योर मिडिल फिंगर. ये मिडिल फिंगर है, और इसको फील्ड को एट अ 90 डिग्री प्लेस करो, किसके, एट अ 90 डिग्री प्लेस करो थंब के, जो मोशन शो कर रहा है. तो दिस इज शोइंग द मोशन, दिस इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज शोइंग द करंट. तो मिडिल फिंगर करंट शो कर रहा है, ऊपर वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, और थंब शो कर रहा है किसको, मोशन को, मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को. ठीक है, और जब डायरेक्शन ऑफ करंट राइट एंगल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो भी राइट एंगल पे ही होता है. तो इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन. हमें अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड पता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग सिंपल एक रूल फॉलो करते हैं जिसको हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको 3 फिंगर्स की जरूरत पड़ती है, थंब, मिडिल फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर. मिडिल फिंगर डिनोट करता है करंट को, फर्स्ट फिंगर डिनोट करता है फील्ड को, थर्ड फिंगर मीन्स थंब फिंगर डिनोट करता है मोशन को. ठीक है, और जब फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो दैट मीन्स उसका जो थंब है दैट इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. याद रखना, जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर फर्स्ट फिंगर को डिनोट करवाना, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर करंट को, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा किधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है बाय शोइंग योर थंब. ठीक है, तो वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ. और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जो थंब से डिनोट किया जा रहा है वो दोनों ही से परपेंडिकुलर है, चाहे वो डायरेक्शन ऑफ करंट हो चाहे वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो.
इसीलिए द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल जिसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, जो 3 फिंगर पे डिपेंड करता है, फर्स्ट फिंगर, थंब फिंगर एंड व्हाट दैट इज कॉल्ड द मिडिल फिंगर. Middle finger is denoting the magnetic middle finger is denoting the current, magnetic field is denoting by the first finger and thumb finger denoting the motion, the direction of force. ठीक है, समझ आ गया. तो वही चीज़ बोल रहा है, 4 फिंगर जिसको हम फर्स्ट फिंगर बोल रहे हैं, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. 4 फिंगर डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, थंब फिंगर डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, एंड द लास्ट वन दैट वाज मिडिल फिंगर डिनोट कर रहा है करंट को. तुम जैसा क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से सबको प्लेस करना और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालने की कोशिश करना. अगर फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेकेंड फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थर्ड फिंगर विच इज कॉल्ड द थंब आर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, द मोशन. अब लास्ट टॉपिक कि डोमेस्टिकल यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो, कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. देखो, हमारे होम्स में यानी कि हमारे घर में हम लोग अलग अलग सप्लाई क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का थ्रू अ मेन सप्लाई, ऑल्सो कॉल्ड द मेन. तो इन आवर होम्स, हम अपने घर में वी रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई. हम लोग क्या होता है, सरकार हमें मेन सप्लाई से हर एक घर में अलग अलग अमाउंट की सेम अमाउंट की क्या करती है, बिजली भेजती है. ठीक है, जिसको हम लोग मेन्स बोलते हैं. मेन से क्या होता है, एक मेन क्या होता है, ये आई फॉरगेट द नेम, जो मेन ये होता है ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ से हर एक घर में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, पावर सप्लाई होती है. आइडर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेडेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स. और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ से ट्रांसफॉर्म किया जाता है पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को टू द होम्स, ये या फिर पोल्स में प्लेस्ड किए जाते हैं, पोल्स के ऊपर, या फिर अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू. तो वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद द रेड इंसुलेशन. और ये जो सप्लाई करते हैं वायर को, उनमें से एक रेड इंसुलेशन का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, जिससे वो करंट लेके जाता है होम तक. ठीक, उसके बाद दूसरा वायर होते हैं जिसको ब्लैक इंसुलेशन होता है, जिसमें ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, न्यूट्रल वायर, जिसमें ब्लैक कलर की कोटिंग होती है. एक होता है जिसमें रेड कोटिंग होती है, जिसको लाइव वायर बोलते हैं. दूसरा होता है ब्लैक इंसुलेशन, जो न्यूट्रल वायर होता है. और इन आवर कंट्री जो पोटेंशियल डिफरेंस जिस अमाउंट का भेजा जाता है, ठीक है, दैट वाज ऑफ द 22 वोल्ट, 2200 मतलब 220 वोल्ट मीन्स 220 वोल्ट के अमाउंट की वोल्टेज हमारे घर में भेजी जाती है. ध्यान रखना ये बात. उसके बाद बात किया जाए किस चीज़ की, एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज. ठीक है, क्या होता है, एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, तुम्हारे हाउस में मीटर बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे क्या होती है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी इस वायर्स के थ्रू पहुँचती है. दिस वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज तक पहुँचती है. और उस मेन स्विच से क्या होता है, दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस. बाकी सब वायर से वो मेन स्विच कनेक्टेड होता है. तो मेन पॉइंट से, ट्रांसफार्मर से मेन स्विच तक आई इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की मदद से, उसके बाद वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मेन स्विच से अलग अलग पार्ट ऑफ द हाउस में, जितनी जिसको रिक्वायरमेंट हो. दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस. और ये वायर्स किस लिए हेल्प करते हैं, लाइट वायर, न्यूट्रल वायर सप्लाई करने में इलेक्ट्रिसिटी को हाउस के अंदर. ऑफन 2 सेपरेट सर्किट आर यूज्ड व्हेन 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर एप्लीकेशन विथ हायर पावर रेटिंग सच एज द गीजर, एयर कूलर एक्सेट्रा. जो 2 सेपरेट सर्किट है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है. ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों का सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम लोग 15 एम्पियर करंट की रेटिंग या उससे ज़्यादा करंट की रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए. अदर सर्किट जो होता है इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर बल्ब एंड फैन. बल्ब और फैन के लिए छोटे करंट की ज़रूरत पड़ती है 5 एम्पियर की. अर्थ वायर जो है विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर. तुम्हारे साथ तुम्हारे वायर की कोटिंग में देखना, एक रेड होगा, एक ब्लैक होगा और एक ग्रीन कलर की भी होगी. और दैट ग्रीन इज कॉल्ड द अर्थिंग. जो जनरली सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में कनेक्टेड होता है. अगर मान लो कोई एक्सटर्नल करंट निकल रहा है तो वो करंट्स को ले जाके कहाँ पे, अर्थ के अंदर छोड़ने का काम बोलते हैं. दैट इज द वर्क ऑफ व्हाट, दैट इज द वर्क ऑफ अर्थ वायर. वो काम किसका होता है, अर्थ वायर का होता है, जो ग्रीन कोटिंग के साथ रहता है.
मान लो तुम्हारा कोई तार कट गया तो वहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है, करंट की लॉसिंग हो रही है, तो वो करंट तुम्हें ना लगे, तुमको उस चीज़ से बचाए, तो वो करंट ले जाके कौन कहाँ ले जाता है और कैसे तुम उस करंट से बचते हो। तुम्हारे में 3 वायर में से एक वायर का काम होता है वो एक्सटर्नल या एक्सेसिव करंट जो बाहर निकला जा रहा है कोई फॉल्ट के कारण, वो करंट को लेके वो अर्थ तक ले जाता है और अर्थ में जाके वो अर्थ के इनसाइड में जाके छोड़ देता है। ठीक है, तो क्या होता है, इट्स यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ। ये मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है जो डीप अर्थ में प्लेस्ड है। ठीक है, डीप अर्थ के मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है जो डीप अर्थ में प्लेस्ड है, कनेक्टेड होता है इन द अर्थ नियर द हाउस, एंड दिस इज यूज एज अ सेफ्टी मेजर। ये अर्थ वायर का इस्तेमाल करना ही है, मतलब सेफ्टी मेजर के लिए अपने इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मान लो स्पेशली वैसे एप्लीकेंट्स के लिए जो मेटेलिक बॉडी के हैं जिससे करंट पास होने के लिए 100% चार्जेस है। मान लो एक मेटेलिक बॉडी है, उसमें वायर आया और उसमें लीकेज है, तो वो इसमें कनेक्टेड होगा और इससे कनेक्टेड होगा, और ये खुद मेटेलिक बॉडी है, मतलब इससे भी करंट फ्लो करेगा और इससे करंट फ्लो करेगा, तो आप छुओगे तो आपको करंट लगेगा। तो आपको बचाने के लिए ये अर्थ वायर क्या करता है, इससे एक्सेसिव करंट जो होता है वो अपने आप में खींच लेता है और अर्थ के अंदर डीप प्लांटिंग में जाके छोड़ देता है। ठीक है, तो द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर से ये मेटेलिक बॉडीज को कनेक्ट की जाती है जो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखो करंट क्या होता है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक ट्रैवल करता है। तो अर्थ वायर के पास लो कंसंट्रेशन होता है, तो जैसे ही किसी भी मटेरियल पे या किसी भी कंडक्टर पे करंट बढ़ने लगता है, यानी कोई भी मान लो मेटेलिक मटेरियल है और उस पर करंट की अमाउंट बढ़ रही है क्योंकि लीकेज हो रहा है करंट का लाइव वायर के थ्रू, तब वो करंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन पे आ गया तो लो कंसंट्रेशन पे जाने की कोशिश करेगा, इसलिए तो तुमको करंट लगता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी लोअर कंसंट्रेशन पे होती है करंट के मामले में, चार्जेस के मामले में, इसलिए तुम्हारे बॉडी को करंट लगता है। उसी तरह लाइव वायर भी लो कंसंट्रेशन लेके रहता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लाइव वायर के पास लोअर कंसंट्रेशन पे करंट फ्लो करता है लाइव वायर से, और जो कि वो डीप प्लेट में जाके अर्थ का छोड़ देता है। इसीलिए एनी लीकेज जो है करंट का मेटेलिक बॉडी पे ऑफ द एप्लीकेशन कीप इट पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ एंड द यूजर मे नॉट गेट अ सर्व इलेक्ट्रिक शॉक। और ये अर्थ वायर को लगाने का एक ही फंडा है कि यूजर यानी कि किसी भी ह्यूमन बींग्स को सर्किट ना लगे। अब ये जो फिगर दिया है यहाँ पे ऊपर में यही दिखाया है, देखो ये लाइव वायर होता है, ये अर्थ वायर होता है और ये न्यूट्रल वायर होता है। अर्थ वायर सर्किटिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि उसका वहाँ कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ मेटेलिक सब्सटेंस में काम होता है क्योंकि उससे उसको करंट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो गिव अस अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। ऊपर में वन डोमेस्टिक सर्किट का एक डायग्राम दिया गया है। हर एक में सेपरेट सर्किट डिफरेंट एप्लीकेशन कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव वायर न्यूट्रल वायर। हर एक सर्किट में देखो या पूरे फर्स्ट से लेके लास्ट तक हर चीज़ में लाइव और न्यूट्रल वायर का तो इस्तेमाल हुआ ही हुआ है। ठीक है, हर एक एप्लीकेंट्स के पास ऑन और ऑफ की स्विच है, क्योंकि जिसको अपने आप में स्विच फ्लो चाहिए वो ऑन करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो ऑफ करेगा। और इन ऑर्डर दैट ईच एप्लीकेशन हैज़ इक्वल पोटेंशियल, हर किसी में 220 वोल्ट जाता ही जाता है। अब उनको जैसे हिसाब से इस्तेमाल करना है वो करें। दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, सबको एक दूसरे से पैरेलल होता है, एक दूसरे का वर्किंग पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो लगाते हो तुम, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर मान लो बहुत अमाउंट की करंट अगर मेन फ्यूज ट्रांसफर कर रहा है तो तुम्हारा अगर एप्लीकेंट में डायरेक्टली वो फ्यूज जाएगा तो तुम्हारा एप्लीकेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा और तुम्हें नुकसान होगा। उस नुकसान से बचाने के लिए फ्यूज अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है और एप्लीकेंट तक पहुंचने ही नहीं देता है उस हाई अमाउंट ऑफ करंट को, और यही काम होता है फ्यूज का। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डोमेस्टिक सर्किट में। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडी द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज। हमने फ्यूज के प्रिंसिपल और वर्किंग भी पढ़ा है इन द जूल्स हीटिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। और फ्यूज जो होता है एक सर्किट में वो डैमेज को प्रिवेंट करता है किसी भी एप्लीकेंट्स पे बाय ब्रेक डाउनिंग इटसेल्फ, अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है उससे ब्रेक डाउन करने के अलावा। तो सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग, मान लो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओवरलोडिंग क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। और ओवरलोडिंग यानी कि एक्सेसिव करंट का कंडीशन तभी अराइज होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई फॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में करंट जो होता है सर्किट में वो एब्रेटली इंक्रीज होता है जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कांटेक्ट पे आता है। ठीक है, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट पे आता है तो रैपिडली क्या होती है सर्किट पे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और करंट की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण ओवरलोडिंग की कंडीशन आती है, और वही ओवरलोडिंग को हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, जो
इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है इस दौरान, जो वो हायर लोडिंग ऑफ द करंट को अपने आप में ही ब्रेक डाउन कर देता है और एप्लीकेंट्स तक पहुंच नहीं देता, एंड द एप्लीकेंट्स फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। अपने आप को ब्रेक कर देगा तो करंट आगे पास ही नहीं होगी, तो एप्लीकेंट्स तक करंट पहुंचेगी ही नहीं। तो द जूल हीटिंग दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज मेल्टेड ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण जो फ्यूज होता है वो अपने आप को मेल्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है वहीं पे इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। अगर ओवरलोडिंग सिर्फ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के कॉन्टेक्ट से तो होता ही है, साथ ही साथ कभी भी अगर मान लो मेन फ्यूज या ट्रांसफार्मर से ज़्यादा ही गलती से बाय मिस्टेक ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफर हो तब भी ये होता है। और समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज बाय कनेक्टिंग टू मेन एप्लीकेंट्स टू अ सिंगल सॉकेट। और जनरली अगर मान लो एक सिंगल सॉकेट पे अगर दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेंट्स जुड़े तो उसमें तो ओवरलोडिंग की बहुत चांसेस होती है, क्योंकि किसी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो इन दिस वे दिस हैपेंस। ठीक है, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड होल चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इंपॉर्टेंट है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट याद रखना, फोर्स भी याद रखना कि कौन दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। उसमें आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात की थी, फिर राइट हैंड थंब रूल की बात की थी, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा। सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, और डोंट फॉरगेट टू वॉच द रिविजन सीरीज वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।